हेलो एवरीवन। तो हमारी जो क्वेश्चन वाली सीरीज है उसकी 2 वीडियोज आ चुकी है। ये इसका तीसरा पार्ट है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि कल जो है वो एम्स बिलासपुर के डीवी का रिजल्ट आया है और उसके अंदर जिसका भी कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो डेट से पहले का या फिर डेट के बाद का था उनको क्लियरली नॉट एलिजिबल कर दिया है। ठीक है, इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि जो ओबीसी सर्टिफिकेट है या जो अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो उस डेट के अंदर का ही होना चाहिए, वरना अगर जब आप जॉब लग जाओ और उसके बाद अगर कास्ट सर्टिफिकेट की वजह से आपको बाहर निकाल दे तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ये है कि जो लैब अटेंडेंट की पोस्ट थी, ठीक है, जो लैब अटेंडेंट की पोस्ट थी उसके अंदर क्या है कि जो बीएमएलटी वाले स्टूडेंट थे, ठीक है, उनको उन्होंने नहीं लिया है। यानी कि उन्होंने बोला है कि जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वही हम जो है वैलिड करेंगे, यानी कि डीएमएलटी वाले ही सिर्फ लैब अटेंडेंट को ज्वाइन कर सकते हैं, जो डिग्री वाले हैं उनको उन्होंने नॉट एलिजिबल जो है वो कर दिया है। तो ये कुछ 2 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है, जो कि आपको आगे काम आएगी। अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले वाला जो क्वेश्चन है वो है स्टॉर्मी क्लोट रिएक्शन इज यूज्ड इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ, यानी कि जो स्टॉर्मी क्लोट रिएक्शन है वो किसके आइडेंटिफिकेशन में काम आती है। अब देखो ये जो स्टॉर्मी क्लोट रिएक्शन है ये एक तरीके से बायोकेमिकल टेस्ट है, ये एक तरीके का क्या है, बायोकेमिकल टेस्ट है। ठीक है, ये क्लासिकल बायोकेमिकल टेस्ट है, यानी फिलहाल जो है वो इसका यूज थोड़ा कम होता है, लेकिन ये एक बायोकेमिकल टेस्ट है, जैसे कि कोगुलेज, कैटेलेज, ये सब जो टेस्ट होते हैं उस तरीके से है। ठीक है, दूसरी बात ये कि अब ये किसके आइडेंटिफिकेशन के लिए काम में लेते हैं, तो जो क्लोस्ट्रीडियम प्रेफरेंजेंस है, ठीक है, जो क्लोस्ट्रीडियम प्रेफरेंजेंस है जब हम इसको ग्रो कराते हैं किसके ऊपर, लिटमस मिल्क, लिटमस मिल्क मीडियम के ऊपर जब इसको हम ग्रो करवाते हैं, ठीक है, तब हमें जो है वो जैसे जब दूध फट जाता है तो उस तरीके की अपीयरेंस हमें देखने को मिलती है और इसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, स्टॉर्मी क्लोट रिएक्शन बोलेंगे। और इसका यूज किसके आइडेंटिफिकेशन में होगा, तो वो होगा क्लोस्ट्रीडियम प्रेफरेंजेंस। तो इसका आंसर आ जाएगा कौन सा, फर्स्ट। अब ये जो मैंने आपको बताया कि जो स्टॉर्मी क्लोट रिएक्शन है वो किसके कारण से होती है, तो जो ये जो क्लोस्ट्रीडियम प्रेफरेंजेंस है ये 2 चीज़ें सिक्रीट करता है। सबसे पहली तो कौन सा, अल्फा टॉक्सिन, ठीक है, और दूसरा कि ये जो स्पीसीज है वो क्या करेगी, वो लैक्टोज को फर्मेंट कर देगी। ठीक है, लैक्टोज को क्या कर देगी, फर्मेंट कर देगी। ठीक है, यानी कि ये लैक्टोज फर्मेंटेटर है। ठीक है, तो इन्हीं 2 प्रॉपर्टीज की वजह से जो है वो हमें स्टॉर्मी क्लोट रिएक्शन देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास क्या है कि मसल्स आर कनेक्टेड टू बोन विद द हेल्प ऑफ, कि जो मसल्स है वो बोन के साथ किसकी हेल्प से कनेक्ट रहती है। ठीक है, तो जैसे कि ये मसल है हमारी, ठीक है, और ये हमारी क्या है, बोन है। अब इसके बीच के अंदर जो स्ट्रक्चर मिलेगी जो इन दोनों को कनेक्ट करेगी या जोड़ेगी उसको क्या बोलते हैं, उसको टेंडन बोलते हैं। ठीक है, यानी कि मसल और बोन्स को जो है वो टेंडन जोड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया टेंडन, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट, टेंडन। अब हेवर्शियन कैनाल क्या होती है कि ये जो बोन है इसके अंदर इसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो इसकी एनाटमी है उसके अंदर इस तरीके से लंबी जो है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, हेवर्शियन कैनाल बोलते हैं, जो कि आप बोन्स की एनाटमी के अंदर पढ़ोगे। अब लिगामेंट क्या होता है कि जो 2 बोन्स हैं, ठीक है, 2 बोन्स हैं उनको जो जोड़ने का काम करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको लिगामेंट बोल देंगे। तो 2 बोन्स को जोड़ने का काम कौन करेगा, लिगामेंट करेगा। जैसे कि जब एक्सीडेंट वगैरह का जो केस होता है उसके अंदर हम बोलते हैं कि लिगामेंट हमारा जो है वो क्रैक हो गया, तो वो कौन सा होता है, तो 2 बोन्स को जोड़ने वाली स्ट्रक्चर क्या होगी, लिगामेंट होगी। एंड नेक्स्ट है कौन सा, कि कार्टिलेज क्या होता है। तो देखो कार्टिलेज जो है वो एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, अब इसके बहुत सारे काम है, जैसे कि कुशनिंग का या शॉक एब्जॉर्बेंस का, तो ये इसके बहुत सारे काम हैं। अब ये मेनली 2 टाइप की कार्टिलेज होती है। पहली कौन सी होगी, पहली होगी हमारी इलास्टिक कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज। ठीक है, अब इलास्टिक कार्टिलेज कहाँ कहाँ मिलेगी वो आपको याद रखना है, तो इसको जो है वो आप ई से याद रख सकते हैं। क्या, सबसे पहले होगी ई से ईयर पिन्ना, जो हमारा एक्सटर्नल ईयर है, ईयर पिन्ना है, उसके अंदर कौन सी कार्टिलेज मिलेगी, इलास्टिक कार्टिलेज। और ई से ही क्या, एपिग्लोटिस,
एपिग्लोटिस के अंदर भी जो है वो कौन सी मिलेगी, इलास्टिक कार्टिलेज मिलेगी। और तीसरा किसके अंदर मिलेगी, ये ई से नहीं है, इसको आप सीधा याद रख लेना, टिप ऑफ नोज, जो हमारी नाक की टिप है उसके अंदर भी कौन सी मिलेगी, इलास्टिक कार्टिलेज देखने को मिलेगी। और दूसरी जो टाइप की कार्टिलेज है वो कौन सी होगी, वो होगी हाइलिन कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज। ठीक है, अब ये कहाँ मिलेगी, तो ये मेनली जो है वो 2-3 जगह मिलती है। जैसे कि एक तो ट्रेकिया, जो ट्रेकिया होता है वो किसका बना होगा, वो हाइलिन कार्टिलेज का बना होगा। जो ट्रेकिया के अंदर जो सी शेप्ड रिंग होती है ना, जो सी शेप्ड रिंग होगी वो किसकी बनी होगी, कार्टिलेज की, हाइलिन कार्टिलेज की बनी होगी। दूसरा ये मिलता है किसमें, लेरिक्स में, जो हमारा साउंड बॉक्स है, जो लेरिक्स है उसके अंदर जो है वो जितनी भी कार्टिलेज मिलेगी वो कौन सी होगी, हाइलिन टाइप की होगी। और तीसरा मिलता है कौन सा, जो रिब्स है उसकी एंड के ऊपर, एंड्स ऑफ रिब्स, एंड्स ऑफ रिब्स। ठीक है, तो ये मेनली 3 जगह मिलती है। तो इलास्टिक कार्टिलेज और हाइलिन कार्टिलेज कहाँ कहाँ मिलती है ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीन एज ऑयल पेंट अपीयरेंस, कि इनमें से कौन सा जो है वो ऑयल पेंट अपीयरेंस शो करता है। अब देखो, जो हमारे पास स्टेफाइलोकोकस ओरिस जो बैक्टीरिया है उसको जब हम न्यूट्रिएंट एगार के ऊपर जब हम इसको ग्रो करवाते हैं तो हमें कॉलोनी किस तरीके की देखने को मिलेगी, हमें गोल्डन येलो कॉलोनी अपने को देखने को मिलेगी, गोल्डन येलो कॉलोनी देखने को मिलेगी। और उसकी अपीयरेंस कैसी होगी, तो वो होगी कौन सी, ऑयल पेंट अपीयरेंस होगी। इसीलिए जो है वो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, 4th स्टेफाइलोकोकस ओरियस जो है उसकी कॉलोनी कैसी होगी, तो वो ऑयल पेंट अपीयरेंस होगी। और कलर कैसा होगा, तो गोल्डन येलो कलर की कॉलोनी जो है वो हमें देखने को मिलेगी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 4th स्टेफाइलोकोकस ओरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है कि पैरट फीवर इज कॉज्ड बाई। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारी फीवर होती है। ठीक है, पैरट फीवर है और कैमल फीवर, क्यू फीवर, डेंगू फीवर, है ना। तो ये सभी जो फीवर है वो कौन कोज करवाता है, कौन सा बैक्टीरिया या वायरस कोज करवाता है, तो वो आपको पता होनी चाहिए। तो फिलहाल के लिए जो पैरट फीवर है वो कौन कोज करवाएगा, तो वो कराएगा कौन सा, क्लेमाइडिया सिटेसी। तो ये आपको याद रखना है। बाकी अगर अदर फीवर की अगर बात करें तो जैसे कि इंपॉर्टेंट में है एक तो क्यू फीवर। क्यू फीवर कौन कोज करवाएगा, तो वो है कोक्जेला बर्नेटी, कोक्जेला बर्नेटी। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास है कैमल फीवर, ये कौन कोज करवाएगा, ब्रुसेला। ठीक है, नेक्स्ट जैसे कि डेंगू फीवर, डेंगू फीवर इसके लिए कौन सा है, फ्लेवी वायरस। ठीक है, और अगला है अपने पास येलो फीवर, तो ये भी कौन सा होगा, फ्लेवी वायरस। ठीक है, और अगला है कौन सा, रिलैप्सिंग फीवर, रिलैप्सिंग फीवर ये कौन सा होगा, तो ये होगा बोरेलिया, बोरेलिया रिकरेंटाइटिस। ठीक है, और ये जो डेंगू फीवर और जो येलो फीवर है उसका वेक्टर कौन सा होगा, तो वो सेम ही होगा, है ना, फीमेल, कौन सा, फीमेल एडीज मॉस्किटोज। तो ये जो फीमेल एडीज मॉस्किटो है वो इसका वेक्टर होगा। रिलैप्सिंग फीवर हो गया। उसके बाद है मेन कौन सा, टाइफस फीवर, टाइफस फीवर ये कौन कोज करवाएगा, तो इसमें होगा कौन सा, रिकेट्सिया। ठीक है, रिकेट्सिया। नेक्स्ट अपने पास कौन सा है, कैट स्क्रैच फीवर, ये कौन कोज करवाएगा, तो ये है बाल्टोनेला। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट में है अपने पास कौन सा, ट्रेंच फीवर, ट्रेंच फीवर ये कौन कोज करवाएगा, तो ये भी कौन सा है, बाल्टोनेला, बाल्टोनेला क्विंटाना। ठीक है, और लास्ट इंपॉर्टेंट अपने पास कौन सा है, तो वो है कौन सा, माल्टा फीवर, ये इंपॉर्टेंट है माल्टा फीवर। तो इसका कौन सा होगा, ब्रुसेला। तो ये जितने भी फीवर हैं वो आपको याद रखने हैं। इसमें इंपॉर्टेंट कौन से हैं,
तो इसके अंदर जैसे कि एक तो अपना क्यू फीवर हो गया, ठीक है, तो क्यू फीवर और डेंगू और येलो फीवर और टाइफस फीवर और माल्टा फीवर, ये जो है वो 3-4 इसमें इंपॉर्टेंट हैं जो आपको जो है वो अच्छे से याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अपने पास क्या है कि विच इवेंट्स टेक्स प्लेस इन लेग फेज ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व, कि जो बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व है उसके लेग फेज के अंदर कौन सी इवेंट जो है वो अपने को देखने को मिलेगी। तो उसके लिए आपको जो बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व है उसका नॉलेज थोड़ा होना चाहिए। बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व है वो कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले कौन सी फेज होगी, इसको लेग फेज बोलते हैं। इसके अंदर क्या होगा कि बैक्टीरिया जब डिवाइड होगा तो उसके लिए जो नेसेसरी चीज़ें हैं, जो प्रोटीन, एंजाइम या जो भी चीज़ें हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो जो है वो बैक्टीरिया कौन सी फेज में बनाएगा, तो वो इस लेग फेज के अंदर बनाएगा। उसके बाद कौन सी आएगी, उसके बाद आएगी लॉग फेज या एक्सपोनेंशियल फेज, इसके अंदर बैक्टीरिया डिवाइड होंगे, ठीक है। और उसके बाद आएगी कौन सी, स्टेशनरी फेज। और उसके बाद जो फाइनल स्टेज है, जो फाइनल फेज है वो कौन सी होगी, डिक्लाइन फेज होगी। तो मेनली इसके अंदर 4 फेज अपने को देखने को मिलती है। तो पहली फेज कौन सी मैंने आपको बताई, ये होगी कौन सी, अपनी लेग फेज, ठीक है। और दूसरी वाली ये कौन सी होगी, तो ये होगी लॉग फेज। और ये है अपनी कौन सी, स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज। और लास्ट वाली जो है वो कौन सी होगी, चौथी, डिक्लाइन फेज, ठीक है। तो ये 4 फेज अपने को देखने को मिलती है। अब इन चारों फेज के अंदर जो मेन इवेंट्स है वो आपको पता होने चाहिए। जैसे कि ये जो लेग फेज है इसके अंदर क्या होगा कि जो बैक्टीरिया है उसका साइज मैक्सिमम होगा। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो बैक्टीरिया होंगे वो जो बायोमोलिक्यूल्स है उनका सिंथेसिस करेंगे, इसलिए सेल का साइज जो है वो बढ़ जाएगा। इसलिए मैक्सिमम साइज अगर पूछ ले कि कौन सी फेज में होगा तो वो किस में होगा, लेग फेज में होगा, ठीक है। और अगर हमें पूछ ले कि ग्राम स्टेनिंग के लिए बेस्ट कौन सी फेज है, तो लॉग फेज जो है वो ग्राम स्टेनिंग के लिए सबसे बेस्ट होगी। तो इसमें लिखेंगे बेस्ट फेज, बेस्ट फॉर ग्राम स्टेनिंग, बेस्ट फॉर ग्राम स्टेनिंग, एक बात ये होगी। दूसरी बात ये कि इस फेज के अंदर जो बैक्टीरिया है वो बायोकेमिकली एक्टिव होंगे, तो बायोकेमिकली एक्टिव होंगे, ठीक है, एक बात ये होगी। दूसरा कि ये वाली फेज जो है उसमें बहुत ही स्पीड से बैक्टीरिया डिवाइड होंगे, इसलिए जो स्मॉलेस्ट साइज है वो बैक्टीरिया का किस में मिलेगा, लॉग फेज में मिलेगा। तो स्मॉलेस्ट साइज अगर पूछ ले तो वो किस में होगा, लॉग फेज में होगा। अब स्टेशनरी फेज की बात करें तो एक तो एस से याद रख सकते हो क्या कि स्पोरुलेशन जो है वो बैक्टीरिया किस फेज में करेंगे, स्टेशनरी फेज में करेंगे। तो एक तो इसमें होगा कौन सा, स्पोरुलेशन, स्पोर सिंथेसिस का काम जो है वो किस में होगा, स्टेशनरी फेज में होगा। नेक्स्ट इस फेज के अंदर जो है वो ग्राम स्टेनिंग अच्छे से नहीं होगी, इसलिए बैक्टीरिया जो है वो कैसे होंगे, ग्राम वेरिएबल होंगे, ग्राम वेरिएबल, ठीक है, एक बात ये होगी। नेक्स्ट जो बाकी जो बैक्टीरिया कुछ एक्सोटॉक्सिन सिक्रीट करते हैं या एंटीबायोटिक जो है वो सिंथेसाइज करते हैं, तो वो सारे काम भी इसी फेज के अंदर जो है वो होंगे। तो इसमें लिखेंगे प्रोड्यूस एक्सोटॉक्सिन एंड एंटीबायोटिक्स। तो जो एंटीबायोटिक्स और जो एक्सोटॉक्सिन्स है वो भी किस फेज में सिक्रीट होंगे, वो सारे के सारे जो है वो स्टेशनरी फेज के अंदर सिक्रीट होंगे। तो ये कुछ बातें थी किसकी, बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व की। अब इसमें ऑप्शन पढ़ते हैं कि लेग फेज के अंदर हमें कौन सी इवेंट देखने को मिलेगी। तो पहला ऑप्शन क्या है कि बैक्टीरियल सेल नंबर इंक्रीज, तो बिल्कुल गलत बात है, इसके अंदर तो अभी डिवाइड होना स्टार्ट नहीं हुई है। दूसरा है कि बैक्टीरियल सेल साइज इंक्रीज, तो ये वाली जो है वो ये वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है कौन सा, स्पोरुलेशन मैंने आपको बताया कि ये किस फेज में होगा, ये स्टेशनरी फेज के अंदर होगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड, बैक्टीरियल जो सेल है उसका साइज इंक्रीज होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है कि ग्लोबुलर प्रोटीन आर प्रेजेंट इन, कि जो ग्लोबुलर प्रोटीन है वो किसके अंदर प्रेजेंट होती है। ऑप्शन है ब्लड, एग्स और मिल्क। अब देखो ये जो ग्लोबुलर प्रोटीन है ये प्रोटीन का एक टाइप है, ठीक है। और ग्लोबुलर प्रोटीन कैसी होगी, ये साइज के अंदर जो है वो स्फेरिकल होगी। पहली बात तो ये स्फेरिकल इन साइज, स्फेरिकल इन शेप, ठीक है। दूसरा जो है वो ये ग्लोबुलर प्रोटीन जो है
वो वाटर सोल्यूबल होगी, वाटर सोल्यूबल होगी। और तीसरा ये कि ये जो प्रोटीन्स हैं ये एक तरीके से एज एंजाइम भी काम करती है, ठीक है। जो मोस्टली एंजाइम होते हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन के ही बने होते हैं, इसीलिए ये बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन होती है, बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन, ठीक है। ये तीन बातें किसके बारे में होगी, ग्लोबुलर प्रोटीन के बारे में होगी। अब हम देखते हैं कि इनमें से किसके अंदर जो है वो ये प्रोटीन मिलती है। तो ब्लड की अगर बात करें तो इसके अंदर कौन सी प्रोटीन ग्लोबुलर प्रोटीन होगी, तो आपने पढ़ा होगा हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सी होगी, ग्लोबिन प्रोटीन, और एक एल्ब्यूमिन, और जो फाइनल है कौन सी होगी, ग्लोबुलिन। तो ये जो तीनों प्रोटीन है ब्लड के अंदर ये किस टाइप की है, ये ग्लोबुलर टाइप की है। तो इसके अंदर ब्लड के अंदर भी होगी। एग के अंदर बात करें तो एग के अंदर जो सबसे फेमस प्रोटीन है एग एल्ब्यूमिन या फिर ओवल एल्ब्यूमिन, ओवल एल्ब्यूमिन, ये भी किस टाइप की है, ये भी इसी टाइप की है। और मिल्क के अंदर जो है वो कौन सी, एक तो मेन केसिन प्रोटीन, केसिन प्रोटीन, और एक होगी कौन सी, लेक्ट एल्ब्यूमिन, और एक और होती है लेक्ट ग्लोबुलिन, लेक्ट ग्लोबुलिन। तो ये तीनों जो प्रोटीन है वो भी किस टाइप की है, वो भी ग्लोबुलर टाइप की प्रोटीन है। इसीलिए जो तीनों ऑप्शन है तीनों के अंदर जो है वो ये वाली प्रोटीन मिलेगी। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि विच ऑफ द एमिनो एसिड कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी, कि कौन सा एमिनो एसिड है जो कि बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होता है, यानी कि बाहर से हमें लेने की इसको ज़रूरत नहीं है। यानी कि ये कौन से एमिनो एसिड होगा, ये होगा नॉन एसेंशियल, ये नॉन एसेंशियल टाइप का अमीनो एसिड है, ठीक है, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। अब देखो ये जो नॉन एसेंशियल और जो एसेंशियल अमीनो एसिड है इनकी लिस्ट आपको पता होनी चाहिए। ये सारे अमीनो एसिड जो है वो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। आप कोई सा भी एक याद कर सकते हैं तो बाकी जो बच गए वो उसके अंदर आ जाएंगे, ठीक। अब इसके अंदर जैसे हम जो एसेंशियल अमीनो एसिड है, ठीक है, जो एसेंशियल अमीनो एसिड है उसके बारे में देखते हैं कि वो कौन से हैं। तो इसकी एक न्यूमोनिक है, एक ट्रिक है, कौन सी, VIP, VIP होल में TT। अब ये TT कौन सा है, तो जो ट्रेन के अंदर जो टिकट चेक करता है ये वो वाला TT है, यानी कि VIP होल के अंदर TT, VIP होल में TT। अब इसका जो है वो कौन सा एमिनो एसिड बनेगा वो देखो। तो V का क्या बनेगा, वेलिन। I का कौन सा बनेगा, आइसोल्यूसिन। P का कौन सा बनेगा, फिनाइल एलानिन, फिनाइल एलानिन। और H का बनेगा कौन सा, हिस्टिडीन। A का बनेगा कौन सा, आर्जिनिन, ठीक है। और जो 2 L है इनका बनेगा कौन सा, ल्यूसीन और लाइसिन। और मी का बनेगा, मे का क्या बनेगा, मिथियोनिन, मिथियोनिन। और जो 2 T है इनका बनेगा कौन सा, थ्रियोनिन और ट्रिप्टोफान। तो ये जो सारे एमिनो एसिड है वो कौन से हैं, एसेंशियल एमिनो एसिड हैं। अब इनको आप अगर याद रख लोगे तो जो बाकी नॉन एसेंशियल है वो जो बच गए वो सारे कौन से हो जाएंगे, नॉन एसेंशियल हो जाएंगे। अब इसके अंदर इसने नॉन एसेंशियल पूछा है तो लाइसिन, वेलिन और हिस्टिडीन हमने पढ़ लिया, तो ये कौन सा बच गया, एलेनिन बच गया। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन कौन सा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट अमीनो एसिड, इनमें से कौन सा जो है वो अमीनो एसिड के बारे में सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, दे आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल प्रोटीन, बिल्कुल सही बात है। एमिनो एसिड से मिलकर ही क्या बनता है, प्रोटीन बनती है, ठीक है। एमिनो एसिड से मिलने से क्या बनती है, प्रोटीन बनेगी। अगला ऑप्शन है एलानिन हैविंग 1 एमिनो ग्रुप एंड 1 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ठीक है। तो जो एलानिन है उसके अंदर इसने बोला है कि एक एमिनो ग्रुप होगा और एक ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, तो ये बिल्कुल सही बात है। जो मोस्टली जो भी एमिनो एसिड है उसके अंदर एक एमिनो और एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ही होता है, तो ये ऑप्शन भी सही हो गया। तीसरा ऑप्शन है मोस्ट नेचुरल अकरिंग एमिनो एसिड हैव डी कॉन्फिगरेशन, कि जो नेचुरली जो एमिनो एसिड मिलते हैं मोस्टली
वो किस टाइप के होते हैं, वो डी कॉन्फ़िगरेशन टाइप के होते हैं। तो ये ऑप्शन जो है वो इसका गलत हो गया। तो आंसर भी कौन सा आ गया इसका, थर्ड। क्योंकि जो नेचुरली जो भी एमिनो एसिड मिलेंगे जो ह्यूमन बॉडी के अंदर मिलेंगे और जो एनिमल्स के अंदर मिलते हैं वो एल कॉन्फ़िगरेशन के होते हैं, ठीक है, एल कॉन्फ़िगरेशन के होंगे, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन है ग्लाइसिन इज द ओनली नेचुरल ओकरिंग एमिनो एसिड विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, कि ग्लाइसिन जो है वो एकमात्र ऐसा एमिनो एसिड है जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ठीक है। अब ग्लाइसिन की स्ट्रक्चर की बात करें तो बीच में सेंट्रल कार्बन होगा और एक एमिनो एसिड ग्रुप, एक एमिनो ग्रुप है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ये तो होंगे ही होंगे, और एक हाइड्रोजन होगा और दूसरी तरफ जो एल्केन ग्रुप होगा वो भी इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन ही होगा, ठीक है। अब जो कायरल कार्बन होता है, अब इसमें देखो कि ऑप्टिकली एक्टिव कौन से होंगे, जिसके अंदर हमें कायरल कार्बन देखने को मिलेगा वो कौन से होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, ठीक है। अब कायरल कार्बन कौन से होंगे, जिस कार्बन के चारों ग्रुप अलग अलग होंगे वो कायरल कार्बन होगा और वो कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। लेकिन इसके अंदर दो हाइड्रोजन सेम है, दो ग्रुप सेम है, इसलिए ये कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक है। और एकमात्र ये ऐसा एमिनो एसिड है जो क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ठीक है। और इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा कौन सा, थर्ड। तो अगला हमारे पास है कि डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू, डाउन सिंड्रोम जो है वो किसके कारण से होता है। तो इसको जो है वो हम इस तरीके से समझते हैं, जैसे कि जो ह्यूमन है उसके अंदर कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे कि हम फीमेल का एग्जांपल लेते हैं, तो जो फीमेल है उसके अंदर कितने क्रोमोसोम होंगे, 46 क्रोमोसोम होंगे, यानी कि पेयर कितने होंगे, तो 23 पेयर हमें जो है वो यहाँ देखने को मिलेंगे। अब ये जो 23 पेयर है इसके अंदर जो 22 पेयर होंगे, ठीक है, एक पेयर के अंदर 2 क्रोमोसोम होंगे, तो जो 22 पेयर है उनको क्या बोलते हैं हम इसको सोमेटिक क्रोमोसोम या फिर इसको ऑटोसोम बोलते हैं। और जो एक पेयर बच गया उसको हम सेक्स क्रोमोसोम या फिर एलोसोम बोलते हैं, ठीक है। अब ये 22 पेयर है वो तो कैसे होंगे, सोमेटिक होंगे, जो कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन फिजियोलॉजी और जो एनाटमी है उसको कंट्रोल करेंगे। और जो एक पेयर है वो सेक्स क्रोमोसोम होगा। तो जो ये एक पेयर है इसके अंदर फीमेल के अंदर कौन सा होगा, तो एक एक्स क्रोमोसोम होगा और दूसरा भी कौन सा होगा, एक्स क्रोमोसोम यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अब ये कितने हो गए, ये टोटल 23 पेयर हो गए, यानी कि 46 क्रोमोसोम यहाँ पे हो गए। अब ये जो 22 पेयर हैं इसका जो 21st पेयर है, जो 21वां पेयर है, उसके अंदर कितने क्रोमोसोम होंगे, 2 क्रोमोसोम होंगे, है ना। सभी पेयर के अंदर 2 क्रोमोसोम होते हैं। अब अगर इस क्रोमोसोम की एक कॉपी और एक्स्ट्रा बढ़ जाए, ठीक है, तो जो 21वां जो पेयर है उसके अंदर टोटल 3 क्रोमोसोम हो जाएंगे। और टोटल की अगर बात करें, टोटल कितने हो जाएंगे, पहले 46 थे, अब एक क्रोमोसोम और इंक्रीज हो गया तो ये कितने हो गए, 47 क्रोमोसोम जो है यहाँ पर हो गए। अब देखो इसमें हुआ क्या, इसके अंदर जो 21वां क्रोमोसोम है उसकी एक कॉपी एक्स्ट्रा बन गई, यानी कि टोटल कितनी कॉपी होगी, 3 कॉपी होगी, 1, 2 और 3 कॉपी हो गई। इसी को क्या बोलते हैं, 3 कॉपी होने को बोलते हैं ट्राइसोमी, ठीक है, ट्राइसोमी बोलते हैं, ठीक है। अब इसी को, ये जो कंडीशन है इसी को क्या बोलते हैं, डाउन सिंड्रोम बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि जो 21वां पेयर है उसकी क्या हो गई, उसकी ट्राइसोमी हो गई, इसी को हमने क्या बोला, डाउन सिंड्रोम बोला। अब ये ऑप्शन पढ़ते हैं कि डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू, फर्स्ट ऑप्शन है डिलीशन, तो यहाँ पे कोई डिलीशन नहीं हुआ है तो ये ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट है ट्राइसोमी, तो ट्राइसोमी तो हुई है लेकिन 18th क्रोमोसोम की नहीं हुई है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। नेक्स्ट है ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, तो ये बिल्कुल सही है, 21वें क्रोमोसोम की ट्राइसोमी यहाँ पर हमें देखने को मिली है। और फोर्थ ऑप्शन है डिलीशन, तो डिलीशन नहीं हुआ, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है कि इलेक्स जेल प्रेसिपिटेशन टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्शन ऑफ, ये जो इलेक जेल प्रेसिपिटेशन टेस्ट है ये मेनली किसके डिटेक्शन के लिए हम यूज करते हैं। तो इसको आप डायरेक्ट याद रखो कि जो डिप्थीरिया स्पीसीज है उसके लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, इलेक जेल प्रेसिपिटेशन टेस्ट यूज करते हैं। अब इसमें ज्यादा कोई समझाने की बात नहीं है कि ये प्रीवियस डिक्रीज है, इसलिए मैंने इसको याद डाल दिया, ये कई बार पूछ लेते हैं। सेडिमेंटेशन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, किसमें डिक्रीज होगी। अब मैंने इसमें 5 ऑप्शन डाले हैं और ये 500 के 500 ऑप्शन जो है वो आपको याद होने चाहिए। तो ठीक है, अभी हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ESR होता क्या है।
कि मेनली हम क्या करते हैं, किसी ट्यूब के अंदर ब्लड को रखते हैं 1 घंटे के लिए। कितने घंटे के लिए? 1 घंटे के लिए। तो जो ब्लड है उसके अंदर जो आरबीसी होगी वो 1 घंटे के अंदर जितना नीचे बैठेगी, ठीक है, उसी को हमने क्या बोल दिया, उसी को हमने जो है वो ईएसआर बोल दिया। अब इसमें क्या होगा कि जब ब्लड के अंदर प्रोटीन की क्वांटिटी बढ़ती है, जो प्रोटीन की मात्रा बढ़ती है, तो प्रोटीन क्या करेगा कि जो आरबीसीज है उसके रोलेक्स फॉर्मेशन को बढ़ाएगा, ठीक है, रोलेक्स फॉर्मेशन को बढ़ाएगा तो आरबीसी और अच्छे से पैक होगी, तो और नीचे जाके बैठेगी, ठीक है। तो अगर और नीचे जाकर आरबीसी बैठेगी तो हमारी जो ईएसआर की वैल्यू है वो बढ़ेगी। कहने का मतलब ये है कि अगर जब ब्लड के अंदर प्रोटीन बढ़ती है तो ईएसआर भी बढ़ता है, ठीक है, एक बात ये हो गई। तो अभी हम जो है वो ऑप्शन देखते हैं। जैसे पहला है मल्टीपल माइलोमा। अब मल्टीपल माइलोमा के केस में क्या होगा कि जो एंटीबॉडी है, जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, उसकी क्वांटिटी बढ़ती है, उसकी मात्रा ब्लड के अंदर बढ़ेगी। तो एंटीबॉडी क्या है, एक तरीके से प्रोटीन है, तो इस केस में भी क्या होगा, इस केस में ईएसआर भी जो है वो इंक्रीज होगी। पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा है ट्यूबरकुलोसिस, यानी कि टीबी के केस के अंदर जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो हमारे जो ब्लड है उसके अंदर जो एक्यूट फेज रिएक्टेंट है उसकी क्वांटिटी बढ़ेगी, ठीक है, उसकी संख्या बढ़ेगी। तो उसमें भी क्या होगा, ये भी एक टाइप की प्रोटीन है, तो भी इसके अंदर भी क्या होगा, ईएसआर बढ़ेगा। तीसरा है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ठीक है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होगा कि जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है ब्लड की, वो जो है वो यूरिन के थ्रू बाहर आना स्टार्ट हो जाएगी। इसीलिए हमें लगेगा कि यूरिन के थ्रू एल्ब्यूमिन बाहर आ रही है, तो एल्ब्यूमिन जो है वो ब्लड के अंदर कम हो जाएगी, तो ईएसआर भी कम हो जाएगी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि जब एल्ब्यूमिन यूरिन से बाहर आएगी तो जो लीवर है, लीवर जो है वो एक्टिव हो जाएगा और एल्ब्यूमिन बनाना स्टार्ट कर देगा, और इतना एल्ब्यूमिन बनाएगा कि वो पहले से थोड़ी ज़्यादा ही बनाएगा, ठीक है। इसी चक्कर में ईएसआर कैसी हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और एनीमिया के केस में क्या होगा कि इसके अंदर जो आरबीसी है वो खुद ही कम हो जाएगी। तो जब आरबीसी का नंबर कम हो गया तो ये और नीचे बैठेगी, तो ईएसआर इसमें भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन जो फिफ्थ ऑप्शन है पॉलीसाइथेमिया, इसके अंदर क्या होगा कि पॉलीसाइथेमिया का मतलब है कि जो आरबीसी है उसकी संख्या बढ़ जाएगी। तो जब आरबीसी बढ़ेगी तो ये थोड़ा सा कम नीचे जाके पैक होगा, इसीलिए जो ईएसआर है वो थोड़ा सा इसमें डिक्रीज मिलेगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, फिफ्थ हो जाएगा, पॉलीसाइथेमिया। तो जो ऊपर वाले जो 4 ऑप्शन है उसके अंदर ईएसआर कैसा होगा, ईएसआर इंक्रीज होगा, और फिफ्थ ऑप्शन के अंदर जो है वो ईएसआर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये चारों पांचों जो ऑप्शन है वो आपको याद रखने हैं, ये बहुत बार एग्जाम में सीधा पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है कि विच इज ए आरएनए वायरस, कि इनमें से कौन सा जो है वो आरएनए वायरस है। तो ये वाला बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि आरएनए और डीएनए वायरस कई बार पूछ लेते हैं, ठीक है। तो आपको याद होने चाहिए कि कौन से वायरस जो है वो आरएनए वायरस है और कौन सी वायरस है जिसके अंदर न्यूक्लिक एसिड डीएनए देखने को मिलता है, ठीक है। तो अभी हम इसका जो न्यूमोनिक है उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं डीएनए वायरस, ठीक है। तो डीएनए के बारे में हम देखेंगे कौन सा, इसका जो न्यूमोनिक है वो है HH, हैप्पी से इसको याद रखेंगे, HHAPPY। वाई का कोई मतलब है नहीं, ठीक है। अब इसके अंदर हम देखें कि जो H है उसका क्या बनेगा, उसका बनेगा हर्पीज वायरस, हर्पीज वायरस। और इसके अंदर कौन कौन से वायरस आएंगे, तो सबसे पहला आएगा हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस 1, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस 2, नेक्स्ट आएगा कौन सा, वेरिसेला जोस्टर, वेरिसेला जोस्टर वायरस। फिर आएगा कौन सा, इप्स्टीन बार वायरस। तो ये सारे वायरस आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है साइटोमिगेलो वायरस, और एक कौन सा आएगा HTLV1। नेक्स्ट है कौन सा आएगा, RK वायरस। तो ये जो हर्पीज वायरस है इसके अंदर आपको इतने वायरस याद रखने हैं। नेक्स्ट जो H है उसका क्या बनेगा, उसका बनेगा हिपेडना वायरस, हिपेडना वायरस। इसके अंदर केवल एक वायरस आएगा, कौन सा, हेपेटाइटिस बी वायरस। तो जितने भी हेपेटाइटिस वायरस है ABCD, उसके अंदर जो हेपेटाइटिस बी वायरस है उसी के अंदर केवल डीएनए मिलेगा, बाकी हेपेटाइटिस जो है उसके अंदर आरएनए मिलेगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है ए से कौन सा बनेगा, एडिनो वायरस, ठीक है। तो ये तो सिंपल है। अगला जो P है उससे कौन सा बनेगा, उससे बनेगा पोक्स वायरस, पोक्स वायरस। इसके अंदर कौन से वायरस आएंगे, तो इसके अंदर मेनली आएगा कौन सा, वैक्सीनिया, वैक्सीनिया वायरस, वेरियोला वायरस, और एक कौन सा आएगा अपना, काउपोक्स, काउपोक्स वायरस। तो ये 3 इसमें याद रख लेना। अगला जो P है
उसके अंदर कौन सा आएगा, पेपोवा वायरस, पेपोवा वायरस। इसके अंदर एक ही आएगा मेनली कौन सा, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। और जो लास्ट पी है उसके अंदर कौन सा आएगा, पैरवो वायरस, पैरवो वायरस। तो ये अपने आप में एक वायरस है। तो ये सारे कौन से हो गए, ये डीएनए वायरस हो गए। अब अगर आरएनए वायरस की बात करें, आरएनए वायरस, तो इसका जो न्यूमोनिक है वो कौन सा है, वो होगा ABCD, ABCD 4PTH। ठीक है। अब इसके अंदर जो C है उसके अंदर 2 होंगे, और F के अंदर 2 होंगे, R के अंदर 3 होंगे, और P के अंदर भी कितने होंगे, 2 वायरस होंगे। अब इसको किस तरीके से लिखेंगे कि A का बनेगा कौन सा, एरेना वायरस, एरेना वायरस। B का कौन सा बनेगा, बुन्या वायरस, बुन्या वायरस। C के 2 होंगे, कौन सा, एक तो सबसे फेमस कोरोना, कोरोना वायरस, और दूसरा केल्सी वायरस। D का कौन सा होगा, तो डेल्टा वायरस। ठीक है। F के 2 होंगे, कौन से, एक तो फ्लेवी वायरस और एक फाइलो वायरस। ठीक है। O का कौन सा होगा, O का होगा ऑर्थोमिक्जो, ऑर्थोमिक्जो वायरस। R के जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो 3 होंगे, कौन से, रियो वायरस, रेब्डो वायरस, और नेक्स्ट कौन सा होगा, रिट्रो वायरस, रेट्रो वायरस। ठीक है, जिसके अंदर अपना HIV आएगा। और ये जो P है इसके अंदर भी 2 होंगे, कौन से, पिकोरना और एक पैरामिक्जो, पैरामिक्जो वायरस। T का कौन सा होगा, तो इसका होगा टोगा वायरस। ठीक है। और लास्ट H का कौन सा होगा, तो वो होगा हेप्पे वायरस। तो ये सारे कौन से होंगे, ये आरएनए वायरस होंगे। अब इसके अंदर पूछा है कि इसमें से आरएनए वायरस कौन सा है, तो हमने देखा कि इसके अंदर आरएनए कौन सा होगा, ऑर्थोमिक्जो वायरस होगा। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, 4th आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या है कि विच फैक्टर इज रिलेटेड टू एक्सट्रिंसिक पाथवे ऑफ कोगुलेशन कैस्केड, कि जो कोगुलेशन कैस्केड है उसके एक्सट्रिंसिक पाथवे के अंदर कौन सा फैक्टर जो है वो हमें देखने को मिलेगा। तो हमारा जो कोगुलेशन कैस्केड है वो मेनली 2 टाइप का होगा। ठीक है। इसके अंदर 2 पाथवे हमें देखने को मिलेंगे। पहला कौन सा होगा, पहला होगा इंट्रिंसिक पाथवे, इंट्रिंसिक पाथवे, और एक होगा कौन सा, एक्सट्रिंसिक पाथवे। अब इसके अंदर जो है वो आपको डिटेल से देखने की जरूरत नहीं है, एक बार आप जो है वो इसका सीक्वेंस याद रख लो, जो फैक्टर है उनका सीक्वेंस याद रख लो। ठीक है। तो एक जो इंट्रिंसिक है उसके अंदर सबसे पहले कौन सा आएगा, इसके अंदर सबसे पहले आएगा जो 12 नंबर वाला फैक्टर है, फैक्टर 12। ठीक है। वो किसको एक्टिवेट करेगा, वो फैक्टर 11 को एक्टिवेट करेगा, और 11 किसको करेगा, फैक्टर 9 को एक्टिवेट करेगा, और ये जो है फैक्टर 9 ये फैक्टर 8 को एक्टिवेट करेगा, और जो फैक्टर 8 है वो जो है वो फैक्टर 10 को एक्टिवेट करेगा। ठीक है। और 10 से क्या बन जाएगा, 10A बन जाएगा, A का मतलब एक्टिवेट हो गया। ठीक है। ये हो गया, ये है इंट्रिंसिक पाथवे की। और ये जो 10 फैक्टर वाला ये जो है ये वाला होगा कौन सा, कॉमन पाथवे, इसको कॉमन पाथवे बोलते हैं। और ये वाला ऊपर वाला है इसको इंट्रिंसिक पाथवे बोलते हैं। तो ये सारे फैक्टर आपको सीक्वेंस वाइज जो है वो याद रखने हैं। अब दोबारा बात करें एक्सट्रिंसिक पाथवे की, तो इसके अंदर कौन सा होगा, इसके अंदर एक तो फैक्टर 7 और एक फैक्टर 3, ये दोनों मिलके जो है वो किसको फिर से एक्टिवेट करेंगे, ये फैक्टर 10 को एक्टिवेट जो है वो कर देंगे। यानी कि इन दोनों पाथवे के बीच में एक कौन सा पाथवे होगा, एक कॉमन पाथवे भी जो है वो होगा। और इसके बाद क्या होगा कि ये जो फैक्टर 10 है, ये फैक्टर 10 किसको एक्टिवेट करेगा, ये फैक्टर 10 करेगा कौन से, फैक्टर 5 को एक्टिवेट करेगा, और फैक्टर 5 करेगा फैक्टर 2 को, और फैक्टर 2 करेगा लास्ट किसमें, फैक्टर 1 को। और ये फैक्टर 1 जो है ये फाइब्रिन बनाएगा। ठीक है। तो यहाँ तक ये जो है वो हमारे जो है वो पाथवे चलते हैं। तो इसके अंदर पूछा है कि कौन सा इसके अंदर एक्सट्रिंसिक पाथवे से रिलेटेड है, तो इसके अंदर फैक्टर 7 और फैक्टर 3 होंगे। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, फैक्टर 7 आ जाएगा। 4th आंसर जो है वो इसका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, इसने पूछा है कि नेम ऑफ विटामिन B7, विटामिन B7 का नाम क्या होगा। तो देखो जो विटामिन B कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर जितने भी विटामिन हैं उस सब के नाम आपको पता होने चाहिए। तो उसका न्यूमोनिक क्या होगा कि ट्रेन पुल पर बहुत फास्ट
चलती है। ये इसका न्यूमोनिक हो गया। ठीक, अब इसके नाम क्या होंगे वो देखो। तो टी से होगा कौन सा, सबसे पहले थियामीन। थियामीन ये कौन सा है, B1 होगा। आर से कौन सा होगा, राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन ये विटामिन B2। एन से क्या होगा, नियासिन, ये है B3। ठीक है, पुल से क्या होगा, पुल से होगा अपना कौन सा, पेंटाथेनिक। पेंटाथेनिक एसिड, जैसे कि नाम में है पेंटा, तो ये कौन सा होगा, B5। ठीक है, पर से होगा कौन सा, पिरिडॉक्सिन। पिरिडॉक्सिन ये वाला कौन सा होगा, B6। फास्ट जो बहुत है, बहुत से कौन सा होगा, बी से होगा बायोटीन, ये कौन सा है, B7। फास्ट से होगा कौन सा, फोलिक एसिड, ये होगा B9। और चलती से जो है वो होगा कौन सा, कोबालिमिन। कोबालिमिन या इसको साइनो कोबालिमिन भी बोलते हैं, ये होगा कौन सा, विटामिन B12। तो ये सारे के सारे जो है वो आपको याद रखने हैं। ये विटामिन B कॉम्प्लेक्स के जो है वो कॉमन नेम है। ठीक है, तो इसने पूछा है कि विटामिन B7 का कौन सा होगा, तो B7 का कौन सा होगा, अपना बायोटीन होगा। और ऑप्शन सेकंड इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट फाइनल क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि विच इलेक्ट्रोलाइट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हिमोलिसिस, कि जब हिमोलिसिस होगा आरबीसी का तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट जो है वो इन्फ्लुएंस होगा, यानी कि कम या ज़्यादा होगा। तो देखो, जो हमारी आरबीसी होती है उसके अंदर कौन कौन से आयन मिलेंगे, तो उसके अंदर मिलेगा अपना कौन सा, पोटेशियम मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो सोडियम है वो कैसा होगा, वो एक्स्ट्रा सेलुलर आयन होता है, और जो पोटेशियम है वो इंट्रा सेलुलर होगा, तो सेल के अंदर मिलेगा। तो जैसे ही जो है वो आरबीसी ब्रेकडाउन होगी तो पोटेशियम कहाँ जाएगा, ब्लड के अंदर आ जाएगा, और ब्लड के अंदर इसकी कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। सोडियम ऑलरेडी जो है वो सेल से बाहर है, तो इसकी कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आएगा। और ये जो कैल्शियम है ये इससे रिलेटेड है ही नहीं, है ना, आरबीसी से, तो इसका कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो जो इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा होगा वो कौन सा होगा, तो पोटेशियम जो है वो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा। और हीमोलिसिस के केस के अंदर पोटेशियम जो है वो उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, सेकंड पोटेशियम आ जाएगा। तो ये जो है वो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस किए।